चलो देखते हैं। तो लेट्स सी, युवराज पीछे ध्यान दो। आज वाला जो लेक्चर है ना, उसका रखने का एक रीज़न है, एक तो हमें जल्दी से जल्दी हेलो एल्केन एंड हेलोरीन फिनिश करना है। तो आज अगर 2 घंटे की क्लास होती तो हो जाता फिनिश, बट क्योंकि कई बच्चों की 9:30 क्लास है, 9 o'clock, है ना, तो वी विल एंड एट 9। और कल तक चलो हो जाएगा हमारा सिलेबस। बट पॉइंट ये है कि मेरे को पता लगा कि कल बहुत चीटिंग हुई है। जो बच्चे 1 to 2 वाले बैचेस में आए थे, उन्होंने बहुत चीटिंग करके टेस्ट दिया। क्या फायदा है फिर? मतलब अगर किसी रीजन की वजह से आई एम नॉट हियर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो छुट्टी करो, दिन वेस्ट होता है तो हो। अगर आपने यही सब करना है फिर तो कोई मतलब जो पर्पस है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लो, संडे बुला लो, सुबह जल्दी उठा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप देख लो, मुझे कल मैम ने बताया कि बहुत चीटिंग करी है आपने 1 से 2 वाले बैच करी थी। कौन कौन आया था कल? आप तो 12 से 1 में आए थे ना सिमर? हाँ, तुम भी 12 से 1, जो 1 से 2 में आए थे सारे बाकी एक कौन बताएगा कि कितनी चीटिंग हुई है? कमल आप बताओ। मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत सारी हुई है दबा के। तो मैं चेक ना करूँ टेस्ट, फिर कोई फायदा ही नहीं है फिर, हैं? ये कुछ कुछ बच्चे हाँ, 12 से 1 वालों का कदू है, 12 से खुद की है। कमल करी थी चीटिंग? किसने करी है फिर चीटिंग? मधुर आए नहीं तू टेस्ट में? 1 से 2 में आए थे, चीटिंग हुई थी? हाँ, किसी ने, मतलब कोई और ही आया था जो चीटिंग करके चला गया। बच्चों ने तो चीटिंग नहीं करी, इतने अच्छे बच्चे हैं। एनीवेज, चलो चलो हम देख लो, तुम्हारा फ्यूचर है अब आगे से, तो मैं आई विल बी देयर। चलो लेट अस स्टार्ट। वैसे हमारा SN1 SN2 हो चुका है, लेकिन जो आज मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करके हमारा SN1 SN2 कंक्लूड होगा। मतलब अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री, अब जिनको थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है जब स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज अलग हो। जैसे कई बार क्या होता है कि 2 कंपाउंड होते हैं, उनका फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन जब हम उनसे लाइट पास करते हैं ना, तो वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो मतलब उनका फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर भी सेम था, लेकिन उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग थी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि कुछ कंपाउंड लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते। अब जो लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन वो लाइट को, मैं आई विल शो यू कि उनके प्लेन को वो कैसे रोटेट कर रहे हैं। क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं? तो ये सब हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है, बट ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगली केमिकल प्रॉपर्टीज करके चैप्टर कंक्लूड कर देंगे। पॉइंट टू मेक यू एक्सप्लेन इज कि अगली प्रॉपर्टीज बहुत छोटी छोटी हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन इट विल टेक 5 मिनट्स, उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स इट विल टेक अनदर 10 मिनट्स, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स भी बहुत छोटी हैं। अगर अभी आपको लग रहा है कि यार हेलो एल्केन्स की SN1 SN2 खत्म ही नहीं हो रही, तो यस दैट इज द थिंग, SN1 SN2 ही मुश्किल है। क्योंकि देखो पहले हमने 2 दिन SN1 और SN2 पे डेडिकेटेडली लगाया। एक दिन हमने पूरा SN1 पढ़ा है, एक दिन हमने पूरा SN2 पढ़ा है। स्टिल SN1 एंड SN2 इज नॉट फिनिश्ड, क्योंकि हमें आज इसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करने का मतलब होता है ये देखना कि जब आप किसी कंपाउंड का सैंपल ले रहे हो, जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाटर नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अगर मैं इसमें से लाइट पास करूंगी, तो अगर तो लाइट एज इट इज चली गई, मतलब मान लो तुमने लाइट ऐसे पास करी, रिदम, और ये लाइट एज इट इज पास हो गई, फिर तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है ही नहीं।
लेकिन ऑन द अदर हैंड कभी कभार क्या होता है कि जब हम लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज टर्न करेगा, मतलब वो ऐसे जाने की जगह ऐसे चली जाएगी, या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चली जाएगी। तो अगर वो लाइट के प्लेन को टर्न कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करने का मतलब है कि हमें कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ओके, अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो लाइट आ रही होती है ना, वो ऐसे एक ही प्लेन में नहीं जा रही होती, मतलब जो सन से लाइट आ रही होगी वो तो हर प्लेन में जा रही होगी। आप देखो, ये जो लाइट इन्होंने दिखा रखी है, जो ओरिजिनल लाइट दिखा रखी है, ये तो हर प्लेन में जा रही है। इट इज मूविंग हियर, इट इज मूविंग हियर, इट इज मूविंग हियर, इट इज मूविंग हियर। तो हमने क्या करना होता है, हमें लाइट की, पहले हमें लाइट को एक ऐसी लाइट बनाना है जो प्लेन पोलराइज्ड हो, मतलब जो दिखेगी एक ही प्लेन में आ रही है। अदरवाइज तो अगर हमने ओरिजिनल लाइट को कंपाउंड से पास कर दिया, वो हर ही प्लेन में जा रही है, तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि वो क्लॉकवाइज घूमी या। तो हमारे पास ना कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ब्लॉक करने के लिए पहले हमने एक वर्टिकल पोलराइजर लगाया। वर्टिकल पोलराइजर मतलब वो सिर्फ लाइट की वर्टिकल कंपोनेंट को पास करने देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। उसके बाद हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लगाएंगे, जैसे इट्स अ काइंड ऑफ अ नेट, एक नेट की तरह कंपाउंड है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को अलाउ नहीं करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स को अलाउ कर देगा। तो एट द एंड जो हमारी लाइट ऐसे आ रही थी, एट द एंड जो हमारी लाइट ऐसे आ रही थी, जो हमारी लाइट हर प्लेन में मूव कर रही थी, हर प्लेन में मूव कर रही थी, इट वाज मूविंग लाइक दिस, उसके कंपोनेंट्स ब्लॉक होते होते वो एक ही लाइट एक ही प्लेन में ट्रेवल कर रही होगी। दैट प्लेन विल बी आइदर एक्स वाई प्लेन, और इट विल बी वाई जेड प्लेन, और इट विल बी जेड एक्स प्लेन। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट बनाना। तो ओरिजिनली लाइट कैसे होती है नितिन? अनपोलराइज्ड। ओरिजिनली लाइट कैसी होती है? अनपोलराइज का मतलब क्या होता है, वो हर प्लेन में मूव कर रही होती है, हर डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है। लेकिन अगर हमें कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है, हम ऐसी लाइट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसी लाइट यूज करेंगे, अगर हमने कंपाउंड से अनपोलराइज लाइट को पास कराया, तो अनपोलराइज लाइट अगर घूम भी गई, क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी, हम जज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही हर प्लेन में मूव कर रही है। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच आर नोन एज पोलराइजर्स, हॉरिजॉन्टल पोलराइजर एंड वर्टिकल पोलराइजर। तो ये लाइट के कुछ कुछ कंपोनेंट्स को ब्लॉक करके अल्टीमेटली हमें कैसी लाइट दे देगा? प्लेन, कैसी लाइट दे देगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज करनी है। यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि पहले हमारी लाइट क्या थी, इट वॉज मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, इट इज मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन। सो व्हेन द लाइट इज मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, ये लाइट कैसी होती है? अनपोलराइज्ड। कैसी होती है? अनपोलराइज्ड। फिर हम इनको कुछ वर्टिकल पोलराइजर से पास करेंगे, तो लाइट का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आगे जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, जिस भी कंपोनेंट से पास करेंगे वैसे वैसे लाइट ओरिएंट होती जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब हम इस लाइट को कंपाउंड से पास करेंगे। अब आप मेरे से पूछ रहे होगे कि मैम अगर हमें कोई कंपाउंड दिया जाएगा, लेट अस सपोज ये कंपाउंड दिया जाएगा और हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि इज इट ऑप्टिकली एक्टिव, तो हम क्या सच में पास करेंगे? मतलब हम कंपाउंड लाइट को पास करके चेक करेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में अगर हमें कोई कंपाउंड दिया जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? तो नाउ लेट्स कम टू द कि बुक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको कोई भी कंपाउंड चेक करना है कि क्या वो सच में ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, तो उसको हमें चेक करना है कि इट शुड बी एसिमेट्रिक। वो कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक क्या होता है, ध्यान से देखना। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन इफ टेट्राहेड्रल एंड इफ ऑल द अटैच्ड आर डिफरेंट। मतलब अगर पूरे कंपाउंड में एक भी आपको ऐसा कार्बन दिखेगा, नवजोत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस करना, कि अगर आपको कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में एक भी ऐसा कार्बन दिख गया जो चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब ऑब्वियसली कार्बन टेट्राहेड्रल होता है हरमन, तो ये तो पता ही है कि कार्बन कितने ग्रुप से अटैच होता है? 4। लेकिन वो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
अगर आप देखना चाहते हो कि क्या एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप सच में तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते कि आप लाइट पास करके चेक करोगे। तो उसका ना साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है कि अगर गिवन अ कंपाउंड, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको एक कंपाउंड दिया जाए, स्ट्रक्चर दिया जाए, और अगर आपको चेक करना है, मयंक कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या अगर हम उसमें से लाइट पास करेंगे तो क्या वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो उसके लिए एक तरीका होता है, हमें चेक करना होता है कि वो जो मॉलिक्यूल है इज इट एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक चेक करने की क्या कंडीशन है कि पूरे स्ट्रक्चर में तुम्हें कोई एक भी कार्बन ऐसा मिल गया, पूरे स्ट्रक्चर में अगर तुम्हें एक भी ऐसा कार्बन दिख गया जो चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, दैट्स ट्रू, टेट्राहेड्रल होता है, बट एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की क्या कंडीशन है, एसिमेट्रिक की क्या कंडीशन है भव्य, दैट इट शुड बी अटैच्ड टू 4 डिफरेंट, चारों क्या होने चाहिए, जैसे एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक हेलोजन लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है, मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो वो यही बोल रहे हैं, और ऐसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल। अगेन लिसन, अ मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना इन विच एटलीस्ट देयर इज 1 कार्बन, कम से कम अगर एक भी कार्बन ऐसा है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देन द मॉलिक्यूल विल बी नोन एज asymmetric carbon or stereo center, and the molecule is asymmetric molecule, but that carbon will be specifically known as chiral carbon. समझ आ गई chiral carbon क्या होता है, कार्बन which is attached to 4 different groups। ये पढ़ो ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है, the spatial arrangement of 4 groups around the central carbon is tetra, and if all the attached to that carbon are different, such a carbon is called as asymmetric carbon or stereocenter। किस पे क्लिक हुआ था, ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट आ रहा, अच्छा हाँ, ठीक है। अनपोलराइज तो लाइट सी, वो तो मैं आपको वैसे बता रही थी कि किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए जो लाइट होनी चाहिए वो अनपोलराइज नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड थोड़ा अनपोलराइज्ड या पोलराइज्ड है, कंपाउंड ने तो लाइट को रोटेट करना है। लाइट अगर हम अनपोलराइज यूज करेंगे, हम सच में तो यूज करेंगे ही नहीं, वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रही थी कि प्रैक्टिकली कैसे चेक किया जाता है। कंपाउंड लिया जाता है और लाइट को पास किया जाता है, बट दैट लाइट शुड बी पोलराइज्ड, इट शुड नॉट बी अनपोलराइज्ड, क्योंकि अगर वो अनपोलराइज्ड हुई, वो ऑलरेडी हर प्लेन में मूव कर रही है, तो वो रोटेट हो भी गई तो पता नहीं लगेगा। अब वो टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे थ्योरेटिकली, अगर मुझे कॉपी में कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो तुम तो लाइट पास ही नहीं करोगे, तो प्रैक्टिकली करनी है ना वो चीज। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं उसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है। अब वो लाइट तो प्रैक्टिकली पोलराइज्ड आप यूज कर रहे हो, वो अनपोलराइज यूज कर रहे हो, वो खत्म। अब तो बस हमें कंपाउंड को देखना है। अगर आपको कंपाउंड में एक भी कार्बन दिख गया है ना, जो कितने 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज अ कंडीशन कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब उसके लिए लाइट आप अनपोलराइज यूज कर रहे हो या पोलराइज यूज कर रहे हो, वो अलग चीज है। कंपाउंड का अनपोलराइज और पोलराइज से लेना देना नहीं है। अनपोलराइज और पोलराइज का लेना देना तो लाइट से था। समझ आ रही है मेरी बात? चलो अब ये पढ़ो। तो अब तुम्हें ये सवाल मेरे से पूछना चाहिए था कि मैम आखिर ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कंपाउंड में अगर एक भी ऐसा कार्बन हुआ जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो लेट मी टेल यू, इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि कायरलिटी मतलब अगर कंपाउंड में एक भी कार्बन ऐसा होता है ना जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, तो वो एंश्योर करता है कि अगर आप उस कंपाउंड की इमेज लोगे, तो वो इमेज कैसी आएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन होती है। मैं इसको एक बात समझाती हूँ। तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा, मेरी वजह ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसकी इमेज लोगे, अगर आप, डोंट लाफ, अगर आप अपने हाथ, चलो मैं बनाती नहीं, मैं वैसे बताती हूँ। ये आपका हैंड है, ये आपकी हैंड की इमेज देखिए मिरर के आगे कैसे आती है। आपकी हैंड की मिरर इमेज कैसे आती है, ऐसे,
है ना, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। नाउ प्लीज लिसन, अगर आप अपने हैंड को ध्रुव आप ऐसे आती है, बीच में मिरर ऐसे आएगा, नहीं ऐसे आएगी, सुपर इम्पोज होगी मैम नहीं, अगर हम यहाँ मिरर रख दो तो ये और ये नहीं, आई शो यू इफ कैसे आ सकती है? यार ऐसे सेम कैसे आएगी, लेटरल इन्वर्जन नहीं होती, लेफ्ट बिकम राइट यस मैम मिल जाएगा वही तो। ऐसे आएगी, मैम मिरर आपने कहाँ रखा है? मिरर कहाँ पे रखा है? हाथ के सामने। यहाँ पे मिरर है, हाँ। तो ये इमेज मिलेगी। हाँ सही है यार। ये देखो थंब के आगे थंब आएगा ना, थंब के आगे वो लीडर भी देगा, ऐसे नहीं आते ऐसे में वो देगा। नहीं, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मेरे को पता, मैं आपको बता रही हूँ। तुमने तो इतने सालों का पढ़ाया हुआ ही गलत प्रूव कर दिया, तो आप कौन सा कर रहे हो? हाँ वो ठीक है, मैं हैंड वाला एग्जांपल ही नहीं लेती, ये ठीक है, वो एग्जांपल बेटर है वैसे, कौन सा? लेटर्स वाला। अगर सपोज मैं लेटर ही बोल जो सुनो, अगर मैं मान लो पी लेटर रख रही हूँ मिरर इमेज के सामने, इसकी इमेज कैसे आएगी? उल्टी ऐसे आएगी। ओ की कैसे आएगी? सेम। ओके, ए की कैसे आएगी? उल्टी होगी बट वो सेम ही नजर आएगा, है ना। बी की कैसे नजर आएगी? उल्टा। अब यहाँ से मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लीव अपार्ट हैंड, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बिल्कुल सेम आती है, मतलब वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट्स नॉट से कि ये कोई लेटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो मिरर इमेज आई है वो बिल्कुल सेम आई है। सेम आने का मतलब है कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज को इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगी तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। कैसी मिरर इमेज होगी? सुपर इम्पोजेबल। लेकिन जब लुक एट द पी लेटर की इमेज कैसी आई है ध्रुव? उलट। उलट मतलब अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूं, क्या ये सुपर इम्पोज होगी? भव्य क्या होगी? नहीं। ये कैसी मिरर इमेजेस है? नॉन। अगली चेक करो, ए को ए के ऊपर रखोगे, ए की जो मिरर इमेज आई है बिल्कुल सेम आई है। अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये कैसी मिरर इमेज है? लेकिन ये कैसी है? चारी कैसे? हाँ नहीं, हैंड्स की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, पता नहीं तुम कैसे कर रहे हो, तुम ऐसे देख रहे हो ना कि नहीं। अगर आप लेटरल इन्वर्जन करोगे तो लेफ्ट बिकम राइट, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ। ऐसे है, कैसे तू बता, क्या समझा रहा है? ये मिरर ये हमने हाथ रखा, हाँ मिरर में तो ऐसे बनेगी, तो उसको हम देखेंगे तो ऐसे ही एग्जैक्टली तुम ऐसे मत करो ना, ये तुम्हारा हैंड है, मिरर इमेज ऐसे आई, ये मिरर इमेज ऐसे आई, तो आप तो ऐसे ही रखोगे ना। ये समझाने की कोशिश करो, ठीक है, ये मिरर इमेज ऐसे ही आई है, ऐसे आई ना, तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हुई हैंड की। यार शीशे के सामने मैं तेरा समझ गई कि ऐसे आ रहा है, ये ऐसे रख तू, अब ये तेरा मिरर इमेज है, ऐसे की बजाय ऐसे रख दो, हाथ ऐसे रख दो तो भी ऐसे ही आएगी। हाँ वही तो कह रही हूँ, ऐसे होगा ना। उसको समझाया नहीं तो मधुर, तेरे को नहीं समझ आ रहा, तेरे को बस वही है कि कॉन्ट्राडिक्ट करना है। एनीवेज, अब मैं तुम्हें इन लेटर्स के थ्रू ये बात समझा रही थी कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे आइसक्रीम कप, उसकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी मिरर इमेज सेम नहीं आएगी। तो अब तुम कहोगे कि मैम इसका टॉपिक से क्या लेना देना है? टॉपिक से लेना देना ये है, साइंटिस्ट ने ये बात ऑब्जर्व करी कि जिन कंपाउंड्स की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। लेकिन जिन कंपाउंड्स की मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई, क्या हो गई? तो वो होंगे नॉन ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे।
आई अगेन रिपीट, हम शुरू से ही शुरुआत ये कर रहे हैं कि हम लाइट को पास करके देखेंगे। अगर लाइट क्लॉकवाइज रोटेट हो गई या एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन मैं अभी आपको बता दी कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, है ना। हमें थ्योरेटिकली पता करना था कि अगर हमें कंपाउंड गिवन हो तो कैसे पता लगेगा। तो साइंटिस्ट ने इसका एक मतलब तोड़ निकाला कि अगर आप कंपाउंड की मिरर इमेज लेते हो, अगर उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल निकलेगी तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव? दैट द मिरर इमेज शुड बी। लेकिन अगर उस कंपाउंड की मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल आ गई तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली। अब वो भी लेने की जरूरत नहीं है, मिरर इमेज भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर उसके अंदर कायरल कार्बन हुआ तो ऑटोमेटिकली ही उसकी मिरर इमेज कैसे आ जाएगी? अब लिंक पता लगा कि कैसे? देखो, सबसे पहले अगर आपको एक कंपाउंड गिवन है, अगर उसमें एक भी कार्बन ऐसा हुआ विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट मीन्स उसके अंदर कौन सा कार्बन है? ऑटोमेटिकली जैसे इस कंपाउंड की जब तुम इमेज लोगे तो वो कैसी निकल के आएगी? नॉन, कैसी इमेज निकल कर आएगी? नॉन सुपर। आई विल शो यू कैसी निकल के आएगी मिरर इमेज? नॉन। और अगर हरमन मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल निकल के आ गई तो ऑब्वियसली कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली। अब उस कंपाउंड की जब आप मिरर इमेज लोगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब ये कंपाउंड अलग है, मिरर इमेज अलग है। तो वन ऑफ देम विल बी डेक्स्ट्रो, वन ऑफ देम विल बी लीवो। मतलब एक कंपाउंड होगा जो लाइट को कहाँ पे रोटेट करेगा और एक कहाँ करेगा। अब अगर तुम कहोगे कि मैम ये बता दो कि इसमें से कौन सा क्लॉकवाइज होगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो हमारे लिए बताना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जब आप मिरर इमेज लोगे कंपाउंड की और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल आ गई, आपने जजमेंट दे दी कि ओके मिरर इमेज कैसी आ रही है? नॉन सुपर, तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब कोई आपसे पूछ सकता है ना कि ओके ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा, बट इज इट डेक्स्ट्रो, मतलब वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो उसके लिए आप जजमेंट नहीं दोगे, आप बोलोगे वन ऑफ देम विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिकॉज इट विल रोटेट द लाइट एंड द अदर विल बी, है ना। अब पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ मॉलिक्यूल इज कायरल? यस, कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा? भव्य तू रीड कर, कैसे पता लगेगा कि कंपाउंड कायरल है? अ कंपाउंड एटलीस्ट वन कार्बन, अगर उसके अंदर आपको एक भी कार्बन ऐसा मिल गया, मयंक शर्मा, कैसे पता लगेगा कि कंपाउंड कायरल है? रीड करो, एवरीबडी रीड। अ कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 2-4 कार्बन की भी जरूरत नहीं है, अगर उसके अंदर हरमन एक भी ऐसा कार्बन हुआ, कैसा? which is attached to 4 different groups, then it is known as chiral compound and the molecule is known as optically active. अच्छा, अब ये ऐसे चेक करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिक, पहला चेक करते हैं कि क्या इसमें कायरल कार्बन है, चेक करते हैं। सारे चेक करो, एक क्वेश्चन आएगा, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछेंगे बताओ हरमन इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं। फोकस का फोन मत यूज करो यार, इतनी मेहनत करके उठ के आए हो। लेट्स चेक फर्स्ट कार्बन। पहला कार्बन तो 3H के साथ जुड़ा हुआ है। 3 किससे जुड़ा हुआ है? युवराज 4 डिफरेंट होने चाहिए कायरल होने के लिए। पहले कार्बन की तो बहुत ही बिल्कुल ही कायरल नहीं है, वो तो 3 ही सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है, H एंड H। तो फर्स्ट कार्बन इज नॉट कायरल। सेकंड में भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड वाला कार्बन कितने H से जुड़ा है? 2H, दो तो सेम ही हो गए। लेकिन तीसरा कार्बन देखो, तीसरा कार्बन एक तो H से जुड़ा हुआ है, नीचे ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, इधर राइट में मिथाइल से जुड़ा हुआ है और लेफ्ट पे इथाइल, मतलब दिस इज इथाइल 2 कार्बन वाली साइड चेन, दिस इज मिथाइल, नीचे ब्रोमो से जुड़ा हुआ है और ये H अगर मैं ऊपर कर दूं तो ऊपर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, कैन यू सी दैट इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स? दिख रहा है किसी को कि तीसरा कार्बन डेफिनेटली कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है? 4 डिफरेंट। इज इट कायरल? So is the molecule going to behave as optically active? Yes. सेकंड चेक करो, सेकंड में भी पहला कार्बन 3H से जुड़ा हुआ है, 4 डिफरेंट होने चाहिए थे, तो ये तो कायरल नहीं है। दूसरा कार्बन भी कितने H से जुड़ा हुआ है? 2 से। लेकिन तीसरा कार्बन अगेन इस साइड इथाइल से जुड़ा हुआ है, नीचे ब्रोमो से जुड़ा हुआ है, इस साइड हाइड्रोजन से, और ये तो इथीन है।
इथाइलिन। तो ये डब्ल्यू, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, नीचे वाला ग्रुप अलग है, ऊपर वाला ग्रुप अलग है। तो डेफिनेटली दिस कार्बन विच इज मार्क्ड स्टार इज आल्सो अ कायरल कार्बन। हाँ, कायरल या एसिमेट्रिक एक ही बात। अच्छा, अब इसमें बताओ, आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल। फर्स्ट में और सेकंड में किसमें कायरल है, किसमें ए कायरल है? सेकंड में तो दो सेम हो गए, दो सेम हो गए ना, नीचे दो बी आर लग गए। चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट। चारों क्या होने चाहिए? कमल आज ध्यान नहीं है, हरमन एंड कमल प्लीज लुक लुक हियर। हरमन बताइए, कायरल है कि ए कायरल है? इन दोनों में से ये वाला जो कार्बन है, जो मैं सेकंड पार्ट वाला बता रही हूँ, इज इट कायरल? और हाँ, फर्स्ट सेकंड वाला क्या है? ए कायरल। सेकंड वाला क्या हो गया? वाई? बिकॉज कायरल होने के लिए चारों डिफरेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला कार्बन दो सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो सेम ग्रुप से जुड़े होने की वजह से इट इज नॉट कायरल, सो विल कॉल इट एज ए कायरल, विल कॉल इट एज। एंड बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट? चारों डिफरेंट। ऊपर क्या लगा हुआ है? एच। सेकंड यहाँ क्या लगा हुआ है? ओ एच। भव्य यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी आर। यहाँ क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 1 2 3 are the four groups different? So can I say that the carbon which is star marked is, but the second part is A carbon? Okay. अब मेन आते हैं क्लाइमैक्स पे कि ओके मैम, आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, आपने ये बता दिया कि ओके लाइट को अगर हम कंपाउंड से पास करते हैं तो वो कभी कभी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कभी कभी नहीं होता। चेक कर कैसे करना है ये भी बता दिया कि आपने कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अगर कायरल कार्बन होगा तो आपको मिरर इमेज बना के भी देखने की जरूरत नहीं है। ये एक फोर श्योर टेस्ट है कि ऑटोमेटिकली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि उसकी इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी ही आएगी, है ना। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि मिरर इमेज लेनी कैसे है। जैसे मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए CH3, नहीं अभी लेट मी कंप्लीट फिर जाना। ये कंपाउंड है, इसकी मिरर इमेज लेना। ये कंपाउंड फर्स्ट लिखा है मैंने, इसकी मिरर इमेज लेना। हाँ, लेफ्ट बिकम लेफ्ट। ऊपर मिरर इमेज में ऊपर नीचे वाले तो चेंज नहीं होते ना। जब आप खड़ते हो तो आपका सिर और पांव ऊपर नीचे तो नहीं जाते ना, ओनली लेफ्ट बिकम्स। तो जो लेफ्ट वाले हैं वो मैंने राइट पे कर दिए, राइट वाले। अब इस कंपाउंड को इसके ऊपर रख के देखना, क्या ये सुपर इम्पोज होगा? इसको इसके ऊपर रखोगे, Cl किसके ऊपर आएगा? H। यही हैंड्स के बारे में था कि अगर आप हैंड्स को ऐसे देखोगे फिर तो सुपर इम्पोजेबल लगेगा। हैंड की इमेज ऐसे आ रही है तो ऐसे रखनी है, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे ही इसको ऐसे नहीं रखना, इसको इसके ऊपर रखोगे, बताओ मिरर इमेज कैसी आ रही है? नॉन नॉन। और वो आनी ही थी। वो आनी क्यों थी? अगर आप मिरर इमेज ना भी बना के देखते वो आनी ही थी, क्योंकि इसमें दो दो कायरल कार्बन है। क्योंकि आप ऊपर वाला कार्बन देखो वो भी चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला देखोगे वो भी चार डिफरेंट से जुड़ा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं दो बातों को रिलेट कर रही हूँ कि ये तो तुमने मिरर इमेज निकाल के देख ली कि हाँ वो मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रही है, बट मैं कह रही हूँ कि अगर आपको उन्होंने ना भी बोला हो कि मिरर इमेज देख के बताओ, तो आप सिर्फ ये देखकर कि क्योंकि इसके अंदर दो कायरल कार्बन है, इसके अंदर क्या है, तो ऑटोमेटिकली इसकी मिरर इमेज क्या होगी? नॉन सुपर। वन ऑफ देम विल बी डेक्स्ट्रो, द अदर विल बी नोन एज। ऐसे कंपाउंड्स को जो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं, वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगी ही होंगी, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा कैसे रोटेट कर रहा होगा? इनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं। फर्स्ट एंड वही कह रही हूँ, वो नहीं मैं बता सकती इनमें से डेक्स्ट्रो कौन है, लीवो कौन है। तुम वन ऑफ देम ही लिखोगे कि वन ऑफ देम विल बी डेक्स्ट्रो, द अदर विल बी लीवो। और या सिंपल लिख दोगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनैंशियोमर्स। क्या वर्ड यूज करोगे? बोलो गाइस। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनैंशियोमर्स। वर्ड याद हुआ? अब मैं आपको एक कंपाउंड और दे रही हूं, इसकी लेना मिरर इमेज। अगेन लेफ्ट बिकम राइट, तो Cl इधर आ जाएगा,
एच एच इधर, वापिस से ये सुपर इम्पोज होंगे। अब जैसे इस कंपाउंड को इसके ऊपर उठा के रखोगे, Cl किसके ऊपर आ रहा है और H किसके ऊपर आ रहा है, वापिस से मिरर इमेज क्या आ गई, नॉन सुपर। तो ये भी एक दूसरे के क्या हुए, इनैंशियोमर्स। थर्ड कंपाउंड और फोर्थ कंपाउंड ये भी एक दूसरे के क्या हुए, समझ आ रही है कि ये भी क्या हुए, इनैंशियोमर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि गाइस फर्स्ट कंपाउंड, सारे ऊपर देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फर्स्ट कंपाउंड और थर्ड कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, तो आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड कंपाउंड का भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा, क्योंकि उसमें भी 2 Cl हैं, इसमें भी 2 Cl है, बट फर्स्ट और थर्ड तो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल तो छोड़ो, वो तो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, बट हम उनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं? अगर वो मिरर इमेज ही नहीं है तो मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर क्यों करूँ? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है इनका भी, क्योंकि उसमें भी 2 Cl यूज कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड फर्स्ट एंड थर्ड, या अगर आप बोलोगे फर्स्ट एंड फोर्थ, जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। अभी मैंने आपको 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करी। मैंने कंपाउंड लिया फर्स्ट, मैंने बोला कि आप उसकी मिरर इमेज लेके देखो, उसके मिरर इमेज कैसी निकल रही थी, नॉन सुपर। कैसी निकल रही थी गाइस, नॉन सुपर। वो लेने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसमें 2 कायरल कार्बन थे, तो ऑटोमेटिकली मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल ही आनी थी। बट जस्ट टू मेक यू क्लियर, मैंने आपको उसकी मिरर इमेज निकाल के दी। तो हरमन फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की कैसी मिरर इमेज निकली? तो जब भी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है तो वन ऑफ देम क्या बिहेव करता है, डेक्स्ट्रो, द अदर इज, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो गए कि अगर एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा कहाँ करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टर्म कि वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, हरमन हम कौन सी टर्म यूज करेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर्स। अगर एक डेक्स्ट्रो होता है दूसरा लीवो होता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर। फिर मैंने थर्ड कंपाउंड लिया, थर्ड की मिरर इमेज ली, वो भी Cl राइट वाला लेफ्ट पे चला गया, कमल तो इसकी मिरर इमेज भी वापस से क्या आ गई। तो थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे के क्या निकले। फिर मैंने कहा कि अगर तुम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे, वो तो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, फिर तुम कहोगे कंपेयर करना, कि मैं कंपेयर इसीलिए करें क्योंकि फॉर्मूला उन दोनों का भी सेम है, उसमें भी 2 Cl है और इसमें भी 2 Cl है, बट वो इस वे से लगाए गए हैं कि फर्स्ट और थर्ड तो इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल तो छोड़ो, वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तक भी नहीं है, उनको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैं आपको एक और कंपाउंड लिख के दे रही हूँ, ये बताना ये क्या है। ये क्या होगा, इसकी मिरर इमेज लेना, इसकी मिरर इमेज लेना, लेफ्ट बिकम, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, लेफ्ट बिकम राइट, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला ये क्या, इसकी मिरर इमेज कैसे आ रही है, OH किसके ऊपर जा रहा है, H, और H किसके ऊपर जा रहा है, कमल। इसको क्या होना चाहिए, इसकी मिरर इमेज क्या आ रही है, OH किसके ऊपर जा रहा है, H के ऊपर जा रहा है, और H किसके ऊपर जा रहा है, यानी कि वापस से मिरर इमेज क्या हो रही है, नॉन सुपर, और इसको क्या होना चाहिए ऑप्टिकली, बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव निकला। अब यहाँ पे क्या कहानी आ रही है, ऑल्दो इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन हैं और इसकी मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रही है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल आने के बाद भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं निकला। कारण सुनो, कई बार कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर तुम इस कंपाउंड को बीच से डिवाइड करो तो जैसा ये ऊपर है वैसा ये नीचे है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिवाइड करूं तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर भी क्या लगा हुआ है, ऊपर CH3 लगा हुआ है, ऊपर भी क्या लगा हुआ है। तो अगर बाई चांस किसी कंपाउंड को देख के तुम्हें लगता है कि इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आपको कंपाउंड को वो दिखने में ही पता लग जाएगा कि यार ये कंपाउंड जैसा ऊपर है वैसा ही, या जैसा कंपाउंड लेफ्ट में है वैसा ही, तो काफी बार कंपाउंड को दिखने में ही पता लग जाता है कि ये कंपाउंड ना थोड़ा सा सेम लग रहा है, दैट मीन्स इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो अगर ये साइंटिस्ट ने देखा है कि अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं निकलता, वो ऑप्टिकली क्या निकलता है, इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर मीजो कंपाउंड्स। क्या सेम कैसे आएगी, मिरर को ऐसे ऐसे कैसे रख सकते हैं? तुम कहो कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे पैरों के नीचे मिरर रख दो तो मैं ऐसे चली जाऊंगी, वो एंगल नहीं बदलो ना। मिरर इमेज का मतलब है, मेरी मेरी पहले तो एक बात सुनो, क्या सच में कंपाउंड की मिरर इमेज बनाते हैं? नहीं, ये हमारे लिए सॉल्व करके सोल्यूशन निकाला गया है। हम उस सोल्यूशन को तोड़ने में लगे हुए हैं कि कैसे हम ये प्रूव कर दें कि मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है इस कंपाउंड की। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सच में तो केमिस्ट्री में कोई मिरर इमेज हम लेने नहीं वाले किसी कंपाउंड की। ये तो थ्योरेटिकली एक सोल्यूशन निकाला गया है कि अगर हम कोई काम प्रैक्टिकली ना कर सकें तो सोल्यूशन उसका क्या है कि थ्योरेटिकली पता लग जाए, है ना। अब हम उसको अलग अलग एंगल से मिरर इमेज लेकर उसको जबरदस्ती सुपर इम्पोज करके प्रूव करेंगे तो वो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो सीधा सा फंडा है कि मिरर ऐसे नहीं बनाना, ऐसे ही बनाना है, और ऐसे बनाने के बाद लेफ्ट विल बिकम राइट। और अगर लेफ्ट बिकम राइट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई तो वो कैसा निकलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हुई तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली बट एक्टिव। नॉन सुपर इम्पोजेबल में ऑप्टिकली एक्टिव। और सिर्फ एक ही केस है जिसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के बाद भी वो ऑप्टिकली क्या निकल रहा है, इनएक्टिव, व्हेन इट इज गोइंग टू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे कंपाउंड, हाँ सारी नहीं चेक करनी हमने ना, इतना डीप में नहीं जाना। ये भी वैसे हमारे सिलेबस में बहुत ऊपर ऊपर से है, मैं सिर्फ कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे, हाँ कहाँ पे सिमेट्रिकल लेना नहीं बन रहा ना, देखो यहाँ पे देखो, CL इधर है, JL इधर है, इधर कट करके देख लो, इसमें नीचे वाले डिफरेंट है, ये वाले नीचे वाले डिफरेंट है। पूरा कंपाउंड देखना है ना, ये तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, ये तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, पूरा कंपाउंड तो नहीं हुआ ना, पूरी इमेज तो सुपर इम्पोज नहीं हुई ना गुरकिरत, सिर्फ ऊपर नीचे वाले तो होंगे ही होंगे। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर की इमेज में, मिरर के सामने रखते हो तो ऊपर नीचे वाले तो टर्न नहीं लेते ना, सिर्फ लेफ्ट बिकम राइट। कैसे, ये क्या हो जाए सुपर इम्पोज, ऊपर नीचे वाले वो तो होंगे ही होंगे। समझ नहीं आया, मिथाइल से इथाइल, अब ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो मिरर इमेज में तो मिथाइल ऊपर ही लगेगा, नीचे कैसे आ जाएगा। तो कभी भी मिरर के आगे करते रहो, सिर तो ऊपर ही होता है ना, टांगे नीचे होते हैं, सिर कभी नीचे तो आ ही नहीं सकता। इफ यू आर सेइंग समथिंग एल्स मेरे को बाद में एक्सप्लेन करना, मुझे मेरी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब लेट अस अंडरस्टैंड कि अब आप में मैं आपको इस पे लेके आती हूँ कि आखिर ये टॉपिक हम कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स ये है SN1 और SN2 से इस टॉपिक को जोड़ना। पढ़ लिया क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हाउ टू चेक, कायरल होना चाहिए, मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, कभी कभार वो नहीं भी निकलता है, सब पढ़ लिया। बट अब इसको SN1 और SN2 से रिलेट करके खत्म करते हैं, बिकॉज आई नो दिस इज द टॉपिक विच स्टूडेंट डजंट फाइंड इट मच इंटरेस्टिंग, बट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस वी हैड टू डू। अब देखो, मैंने आपको दो मैकेनिज्म्स करवाए थे, एक करवाया था SN1 और एक करवाया था SN2। ओके, अब SN1 की कहानी सुनते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 की कैसे पूछी जाएगी। मैंने आपको बताया था कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, यहाँ पे लगा हुआ है Cl और यहाँ पे कुछ और ले लो C3H7, तो वो पहले स्टेप में क्या करता है, Cl नेगेटिव को जाने देता है और फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकेटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप पे क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अब यू नो व्हाट, जब
कार्बोकेटाइन बनता है ना, ये जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन को समझते हो क्या होता है कार्बोकेटाइन? कार्बोकेटाइन को सिर्फ ये मत समझो कि कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो एक ही प्लेन में आ जाता है। एक ही प्लेन में आ जाने का मतलब है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाउ इट इज इन वन प्लेन। वो प्लेन आप नोटबुक का प्लेन ले लो, वर्टिकल प्लेन ले लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लो। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड प्लेन में आ चुका है। अब प्लेन में आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अगर ऊपर से अटैक करेगा उतने ही चांसेस है कि न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा। यानी कि अभी तक मैं आपको बताती थी कि स्टेप 2 में क्या होगा, प्लीज बातें मत करो। स्टेप 2 में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा, जबकि रियलिटी अब आगे से पीछे से कुछ रह नहीं गई, ये एक प्लेन में आ चुका है। बातें नहीं प्लीज। तो OH नेगेटिव जितनी पॉसिबिलिटी है कि पीछे से अटैक करेगा, 50% पॉसिबिलिटी है वो आगे से अटैक करेगा। तो यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और प्रोडक्ट बनाएगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बातें नहीं, एक में आपको OH आगे से लगा हुआ दिखेगा कमल, और एक में OH आपको पीछे से लगा दिखाएगा, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक में OH राइट पे लगा हुआ है और एक में OH, तो एक में तो इसका मतलब क्या है कि SN1 होने वाले मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनेंगे एक डेक्स्ट्रो होगा और एक। लेकिन अगर मेरे को बात बताओ कि अगर दोनों ही कंपाउंड बन रहे हैं, अगर आपके मिक्सचर में एक डेक्स्ट्रो भी है और ना सिर्फ डेक्स्ट्रो और लीवो है, ध्यान दो, SN1 मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शन में 50% डेक्स्ट्रो होगा, 50% लीवो होगा, तो ऐसा मिक्सचर ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लाइट को पास करोगे, जितना परसेंट डेक्स्ट्रो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मयंक उतना ही परसेंट लीवो उसको कहाँ पे रोटेट कर देगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा मिक्सचर होगा रेसिमिक मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। दैट मीन्स जब पेपर में क्वेश्चन आएगा SN1 लीड्स टू, तो आपने इन्वर्जन पे टिक नहीं करना। You don't have to tick on the inversion. You don't have to tick at the retention. You will tick at the racemization. And अभी बीच में मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था तो नैतिक ने पूछा था कि मैम रेसिमाइजेशन क्या है। अब रेसिमाइजेशन की कहानी खत्म होगी। आई अगेन रिपीट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन? आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी पूछा जा सकता है। रेसिमाइजेशन इज अ फिनोमेना जब सेम ही मिक्सचर में डेक्स्ट्रो भी आ जाए और सेम ही मिक्सचर में लीवो भी आ जाए, और डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों के आने की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल उस मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है। क्यों? खुद सोच के देखो, अगर इसमें 50% डेक्स्ट्रो वाला कंपाउंड है, 50% लीवो वाला कंपाउंड है, तो जब आप लाइट पास करोगे तो ये कंपाउंड जितना लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ऐसा लगेगा कि लाइट जैसे आई वैसे ही चली गई। अब ये तो अजीब हुआ कि कंपाउंड में है डेक्स्ट्रो भी, है लीवो भी, बट उसके बाद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेव कर रहा है। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसिमिक। बट ये मिक्सचर बनते कब है? जब रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है? तो SN1 लीड्स टू, वाई SN1 लीड्स टू रेसिमाइजेशन? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म कितने स्टेप में होता था? 2। पहले स्टेप में Cl चला जाता था, Cl जाने की वजह से क्या बनता था? कार्बो। और अभी मैंने बताया कि कार्बोकेटाइन प्लेनर होते हैं, वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं, वो 3D नहीं है, अब वो एक प्लेन में आ गए, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसकी वजह से जितनी पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा उतनी पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल, तो 50% ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर रहा होगा, 50% ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल, और वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पानी पीना? हाँ ले रही हूँ। बट हाँ जी बोलो, क्या डेक्स्ट्रो क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम कंपाउंड को लाइट पास कर रहे हैं ना, तो लाइट कभी कभी क्लॉकवाइज, मतलब अगर उसका प्लेन ऐसे, हमें एक लाइन से बहुत सारी लाइट्स ऐसे प्लेन कैसे दिखाऊं, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी मतलब वो ऐसे जाने की जगह ऐसे जा रही है, और अगर कंपाउंड लाइट को ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे चलेगी, मतलब या तो क्लॉकवाइज टर्न हो गई या क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी, तो ये कंपाउंड की नेचर क्या होगी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
यानी कि अगर कंपाउंड लाइट के प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, तो उस कंपाउंड के नेचर को बोला जाता है कि इट इज बिहेविंग एज डेक्स्ट्रोरोटेटल। और अगर वो लाइट को कहाँ पे रोटेट करता है तो बोला जाता है कि कंपाउंड कैसा है, लीवो। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि लाइट जैसे जा रही है वैसे ही निकल के बाहर आ जाए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, फिर तो इट इज नाइदर डेक्स्ट्रो नॉर। यही तो मैं शुरू से बता रही हूँ पहले लेक्चर से कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्या वो डेक्स्ट्रो और लीवो होने वाला है। अगर उसमें एक भी ऐसा कार्बन होगा जो कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 4 डिफरेंट, तो ऐसा कार्बन क्या होगा, कायरल। और कायरल वाले कार्बन की जब आप मिरर इमेज लोगे तो वो कैसी निकल के आएगी, सुपर इम्पोजेबल के नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन, विच विल कंफर्म कि हाँ इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और एक क्या होगा, लीवो। हाँ अब तुम बोलो क्या बोल रहे हो। वो इन अ वे आप कह सकते हो कि इन्वर्जन भी हो रही है, रिटेंशन भी हो रही है, बट अगर आप टिक करोगे, अगर आपको ऑप्शन आ गया कि SN1 लीड्स टू, फिर तो आप किस पे टिक करोगे, फिर तो आप रेसिमाइजेशन पे ही करोगे, क्योंकि वो दोनों ही हो रही है ना, बट आप बोथ ऑफ, अगर बोथ A and B भी दिया होगा तब भी आप रेसिमाइजेशन पे ही टिक करोगे, ये बता रही हूँ। हाँ जी क्लियर है ये। तो वाई वी वर स्टडिंग द स्टीरियो केमिस्ट्री, ये पता करने के लिए कि SN1 में स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या फर्क पड़ा, क्या इसमें इन्वर्जन आई, रिटेंशन आई, या क्या आई, इसमें क्या आई, रेसिम आई। लेकिन अगर क्वेश्चन आया SN2, SN2 तो कितने स्टेप में हो रही थी, हाँ तो 1 स्टेप में क्या होता था, यहाँ देखो ये 1 स्टेप में क्या होता था, ये दिखाया हुआ है कि SN1 जो 2 स्टेप्स में होती है उसमें पहले कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने की वजह से जितनी पॉसिबिलिटी होती है, ये पेन किसका है, कि न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक कर सके, उतनी पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, डेक्स्ट्रो वाला भी एंड लीवो वाला भी। दिस इज अबाउट SN1। और SN2 में मैंने क्या दिखाया, SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड, बैक साइड पे लग जाएगा, बैक साइड से लगने की वजह से, अरे तो वो 50:50 दिखाना, एक मिनट, SN2 में क्या होता था याद करो, जो एक ही स्टेप में होती थी कि न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता था, पीछे से, और ये कहां से चला जाता था, तो क्या होता था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाती थी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री पे अगर क्वेश्चन आएगा SN2 के लिए आप कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे, और SN1 पे, ये तो 3D है, इसमें तो कार्बोकेटाइन है नहीं, पता है मखाना है बट नहीं खाना। जो बॉडी जो अजीब वर्ड्स हैं, अच्छा अजीब अजीब वर्ड्स कौन कौन से आए, अजीब अजीब वर्ड्स आए, सबसे पहले तो कंपाउंड, कायरल, कायरल क्या था, कार्बन अटैच टू, और जब कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तो उसको कायरल की जगह एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, कायरल, एसिमेट्रिक, स्टीरियो सेंटर। कायरल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कायरल होगा तो ऑटोमेटिकली मिरर इमेज कैसी निकल के आएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज कैसी निकल के आएगी। अब अगर फर्स्ट की मिरर इमेज सेकंड नॉन सुपर इम्पोजेबल निकल आई तो एक डेक्स्ट्रो होगा और एक, पर उसको बोलेंगे एनांशियोमर्स, क्या बोलेंगे, ऐसी तुमने थर्ड की इमेज ली, वो कैसी निकल आई, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो वो एक दूसरे के क्या हुए, इनैंशियोमर। बट अगर तुमने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया था, जो मिरर इमेज ही नहीं निकले, फर्स्ट और थर्ड तो एक दूसरे के क्या नहीं निकले, क्योंकि फर्स्ट में दोनों सीएल एक साइड थे, थर्ड में सीएल ऑल्टरनेट वाली साइड पे थे, मतलब वो तो कोई मिरर इमेज ही नहीं है, बस वो बस दो सीएल है, तो उनको बोलते थे डाइस्टीरियोमर्स, क्या बोलते थे। फिर मैंने तुम्हें एक कंपाउंड दिखाया जिसमें मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल थी, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के बाद भी वो क्या निकल रहा था, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि उसको निकलना क्या चाहिए था, ऑप्टिकली, क्यों, शायद उनके अंदर क्या थी, प्लेन ऑफ, मतलब अगर वो कंपाउंड जैसे ऊपर है वैसे ही कैसे नजर आ रहा है नीचे, तो इट विल लैक दी
ऑप्टिकल एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 कायरल कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते थे मीजो कंपाउंड्स। क्या बोलते थे? तो कौन कौन सी टर्म्स आज के लेक्चर में आई? कायरल, एसिमेट्रिक, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, इनैंशियोमर्स, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कौन से मैकेनिज्म में होती है? SN1, जो कितने स्टेप में होता है? पहले स्टेप में क्या बन जाता है? कार्बो। तो जितनी पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करे, उतनी पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफाइल। तो जितना डेक्स्ट्रो उतना। जब सेम ही मिक्सचर में 50:50 एंटियोमर्स प्रेजेंट होंगे, तो रेसिमिक मिक्सचर की क्या डेफिनेशन हुई? 50:, डेक्स्ट्रो और लीवो को ही एंटियोमर्स बोलते हैं ना। तो अगर तेरे इसमें 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है, तो वो क्या होगा? इनैंशियोमर्स ही हुए ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर? 50:50 डेक्स्ट्रो एंड, और सिंपल 50:50 enantiomers, which will lead to the optical activity equal to, why it will lead to the optical activity 0? Obviously जितना clockwise उतना ही। so such a mixture is known as racemic mixture। हाँ जी, 50:50 ही बोलनी है, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो इन्वर्जन 51:49 हो रही है, बट डेक्स्ट्रो और लीवो आप बुक में चेक कर लो 50:50 ही लिखते हैं। डेक्स्ट्रो है पियो। अच्छा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, कि पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन SN1 से होगी या SN2 से। अगर बल्कि ग्रुप होते हैं तो वो एक स्टेप में रिएक्शन नहीं दिखा सकते। वो कौन से स्टेप में रिएक्शन दिखाना प्रेफर करते हैं? 2 स्टेप, मतलब तब भी करके 3 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, लीस्ट 1 डिग्री। लेकिन अगर लाइट बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, कैसे होंगे? लाइट ग्रुप तो वो एक ही स्टेप में दिखा देंगे, यानी कि SN2, तब भी हमारे पास 1 डिग्री, प्रेफरेबली शो द रिएक्शन बाय SN2 फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय। नेक्स्ट स्टेप, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल हैवी होता है, अब ये नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी एली, ये चीज एलिमिनेशन में कवर होगी। तो बिफोर आई स्टार्ट विद एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल विच इज ओनली हाफ एन आवर, वो हाफ एन आवर है, फिर हमारी हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहली ही है, ये जो SN1 SN2 चल रही है, दैट इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ओनली ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज जो हमने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, वो भी क्या है? उसी का ही पार्ट है। तभी मैं बोल रही हूँ कि अब आपने मेजर काम कर लिया है, क्योंकि इट्स बीन लाइक 3-4 डेज हम SN1 SN2 की चर्चा ही कर रहे हैं। अब जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो 5-5 मिनट की रिएक्शंस हैं, तो लेट्स फिनिश देम। 2 मिनट लगेंगे। 8:30 है ना, 9 बजे तक ला दे। 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, जाओ फटाफट ले। मैं क्या करूँ, चाहिए तो चाहिए बच्चों को, सिर्फ 2 मिनट्स का है, बस जल्दी जल्दी। हाँ हाँ लिखवाओ हैं। समीप गया है? निकिता कह रही हूँ, हरमन इसको बंद कर दो।